खबरों के अनुसार तुर्की वायुसेना के शक्तिशाली सुपर हेराक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरजमी पर लैंड कर चुके हैं। नाजरीन, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कई फौजी तैयारों की नकलो हरकत और आमदोरफ्त देखी गई है। तुर्की के मुतअद्दिद फौजी कार्गो तैयारे जिनमें एयरबस A400M पाकिस्तान में देखे गए हैं। ये तैयारे तुर्क फिजाइया बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है, यानी तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान एक नामालूम नोयत का कार्गो ऑपरेशन जारी है। अब यहाँ किस किस्म का सामान लाया जा रहा है या यहाँ से ले जाया जा रहा है, ज़ाहिर है इस हवाले से कोई मालूमात मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत, दफ्तर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा, हुकूमती अरकान या फिर फ़ौजी तर्जुमान जैसे ISPR वगैरह की जानिब से इस मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। तुर्किया की जानिब से भी ज़ाहिर है फ़िलहाल इस सारे मामले पर खामोशी है। अब ऐसे में चहमगोइयाँ, अफवाहें और क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं कि क्या मक्का मुआहिदा या मक्का डिफेंस पैक्ट नाफिज हो गया है? क्या वाकई तुर्क तैयारे पाकिस्तान के दिफा के लिए आए हैं? क्या मोदी एंड कंपनी दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने जा रही है? क्या वाकई इंडियन प्रधानमंत्री दाखिली इंतशार से बचने के लिए पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने जा रहे हैं? पिछले पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जो कशीदगी थी वो दोबारा तनाव में बदल गई है। पहले पाकिस्तान और इंडियन DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी का वाक़या पेश आया। फिर इंडिया ने यौम आज़ादी के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की नाम निहाद कामयाबी की मनगढ़ंत दास्तान दस्तावेज़ी फिल्म के नाम पर रिलीज़ कर दी, जिस पर पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से भारत को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फिर इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भट्टी नेटवर्क के कारिंदे इंडिया भेजे थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस वक्त 2 सवाल गौर तलब हैं। पहला ये कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि अगर भारत से हमले का खतरा नहीं है तो फिर तुर्क तैयारे पाकिस्तान क्यों आए? इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी TV के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, मक्के मुआहिदे ने खित्ते की सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। इसे बहुत से लोग इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब मक्का मुआहिदे के नफाज का मरहला शुरू किया जा रहा है। इस वक्त तुर्क वजारत दिफा की जानिब से जो बयान दिया गया था उसके तहत तीनों ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ी फ़िज़ाई मशक मुनक्कद की जानी थी, जिसमें तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफवाज की टीमें शरीक होंगी। अब ये भी हो सकता है कि तुर्क फ़ौज और तैयारे मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आए हों। माजी में भी पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्क एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स पाकिस्तान में मुश्तरका मशकों में हिस्सा ले चुकी हैं। पाकिस्तान की एक काफ़ी मशहूर मिलिट्री मशक है इंडस शील्ड नाम की, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त मुल्कों ने हिस्सा लिया था। बल्कि पिछले एडिशन में तो एक साथ 2 मकामात पर यह मशक मुनक्कद की गई थी। एक मुकाम पर तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने मशक की थी, जबकि इसी वक्त एक दूसरे एयरबेस पर चीनी फ़िज़ाइया के साथ यही मशक दोबारा की गई थी। इसमें चीनी फ़िज़ाइया के J-16, उसके बाद KJ-500 एवाक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारों ने भी हिस्सा लिया था। कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़े पैमाने और वसी सतह की फ़िज़ाई जंगी मशकें पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से मुनक्किद होती रही हैं। इसलिए अगर मक्का दिफाई मुआहिदे के तहत होने वाली पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफवाज की मशक भी पाकिस्तान में मुनक्किद होती है तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है, यानी मक्का दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी फ़िज़ाइया, तुर्क फ़िज़ाइया और पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर पाकिस्तान में एक मशक मुनक्किद करती हैं, तो ये सरहद पार भारत के लिए एक बहुत बड़ा और अहम पैगाम होगा। इस खबर ने वैसे ही भारत में बिजलियां गिरा दी हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि मक्का मुआहिदे के बाद ऐसा नहीं होगा कि जंग शुरू हो जाए, किसी एक बरादर मुल्क पर हमला हो जाए और उसके बाद सोचा जाएगा कि अब जवाब कैसे देना है। हर चीज़ पहले से मरबूत और तैयार की जाएगी। मसलन भारत के हमले की सूरत में क्या करना है, पाकिस्तान की हिकमत अमली पहले से तैयार होगी, बटन दबाने की देर होगी। हमने मुख्तलिफ मंसूबे बनाकर रखे हुए होंगे कि अगर ऐसा किया गया तो हम ये करेंगे। अगर इंडिया ने LOC पर कार्रवाई की तो हमारा जवाब ये होगा। अगर इंडिया ने दोबारा मिसाइल दागे तो पाकिस्तान का रिएक्शन ये होगा। पाक फ़ौज बिलखुसूस रॉकेट फ़ोर्स ने पहले से ही अपने अहदाफ तय कर रखे हैं। इसी तरह तीनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर क्या करना है ये सब पहले ही तयशुदा है, क्योंकि जंग के दौरान थोड़ी ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि किसने क्या करना है। तुर्किया के तैयारों से पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान से बड़े और खुसूसी नोयत के मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट तैयारे कतर पहुँचे। कतर से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से रियाज गए। कतर से ये तैयारे खाली आए और इसी तरह मुसलसल परवाज़ें होती रहीं। फिर तुर्किया के मिलिट्री कार्गो तैयारे भी इस्तंबुल, अंकारा और बाज़ दीगर मकामात से रियाज की जानिब जाते हुए देखे गए।
اب ریاض میں کیا کوئی بڑی فوجی مشق ہونے جا رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ خیر، جہاں تک ترکیہ کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ ترکیہ کا ڈرون ٹیکنالوجی میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی ملک مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ترکیہ کے بیرکتار TB2، بیرکتار اکنچی، بیرکتار کیزیلیلاما ڈرونز کے سامنے امریکہ اور یورپ کے بنائے گئے ڈرونز بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کو اس معاہدے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ ترکیہ کی ڈرون ٹیکنالوجی اور ترکی جو بغیر پائلٹ کا جہاز بنا رہا ہے وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو مل سکتی ہے۔ اب اگر انڈین تناظر میں دیکھیں تو بھارت کی جانب سے حملے کی صورت میں پاکستان اکیلا اور تنہا بھی انڈیا کا مقابلہ کر سکتا ہے، جیسے مارکہ حق کے دوران کیا گیا تھا۔ لیکن اگر ترکیہ اس پورے معاملے میں اپنا وزن شامل کرتا ہے اور ترکیہ بھی بھارت کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اپنے اڈوں سے یا اپنی جنگی صلاحیت کے ذریعے یا صرف دفاعی پیغام دینے کے لیے اپنی جنگی جہاز بھیج دیتا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، تو بھارت کے لیے صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سعودی عرب بھارت کے ساتھ اپنی تجارت محدود کرنے کا اعلان کر دے یا بھارت میں موجود اپنے کاروباری اور دیگر مفادات کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر دے تو بھارت کو اس بارے میں کروڑ بار سوچنا ہوگا۔ ناظرین، باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں، یعنی ترکیہ سے ملٹری ٹرانسپورٹ اور کارگو طیارے پاکستان پہنچ رہے ہیں اور نامعلوم نوعیت کے ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ابھی سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق نہیں کہ ان طیاروں میں ہتھیار تھے یا دیگر دفاعی آلات تھے۔ مکہ معاہدہ اب رنگ جمانا شروع ہو چکا ہے اور ترکیہ کے ملٹری کارگو طیاروں کا پاکستان آنا ایک بہت بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً فضائیہ کے C-130 ہرکولس ٹرانسپورٹ طیارے پاکستان آتے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان پہلے سے بھی متعدد دفاعی معاہدے موجود ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان یہ محض فوجی طیاروں کی نقل و حرکت یا ایک عام کارگو آپریشن نہیں، بلکہ خطے کے طاقت کے توازن میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے کا واضح پیش خیمہ ہے۔ ترک طیاروں کی آمد نے سرحد پار کھلبلی مچا دی ہے، چاہے یہ نامعلوم جدید ہتھیاروں کی ترسیل ہو یا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان فضائی مشقوں کا آغاز ہو۔ پیغام بالکل صاف اور واضح ہے کہ پاکستان اب تنہا نہیں ہے۔ اگر نریندر مودی اور ان کا جنگ جو الیکشن اسٹنٹ گینگ اپنے داخلی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ دہرائی گئی غلطی کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں، تو انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اب کی بار جو جواب آئے گا وہ اتنا شدید اور مہلک ہوگا کہ چانکیہ کے چیلے 2019 اور 2026 کو بھول جائیں گے۔ اگر انڈیا نے حماقت کی تو اس کا مقابلہ صرف پاک فوج کے تیار شدہ راکٹ فورس سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سامنا ترک ڈرون ٹیکنالوجی، جدید ترین فضائی برتری اور خلیجی ممالک کے ممکنہ اقتصادی اور سفارتی حصار سے بھی ہوگا۔ مکہ دفاعی پیکٹ پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور بٹن دبنے کی دیر ہے۔ دشمن کی ہر چال کا کرارا اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے منصوبہ بندی مکمل ہے۔ مودی حکومت کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ باز آ جائے، ورنہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا اتحاد اس کا وہ حشر کرے گا کہ چانکیہ کے چیلوں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔